और सच्चाई ये है कि मैं बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूँ उन गरीबों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। और मैंने देखा है लोगों को रोते हुए। राशन मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, स्कूल की पूरी शिक्षा फ्री होनी चाहिए और अस्पताल फ्री होना चाहिए। मैंने पूरी ज़िंदगी सेवा की और मैं एक बार जेल भी चला गया। मतलब उसने जिस दर्द से कहा कि मेरे पापा नहीं है, और मात्र वो 4 साल का बच्चा होगा, उसने कहा मेरे पापा नहीं है, मैं बिल्कुल भावुक हो गया। फ़ौरन मैं उनको लेकर गया, उनको रेडी किया, फिर दोबारा लेकर गया तो एंट्री करके खाना खिलाया। 80% पैसा तो मैं अपने जेब से लगाता हूँ, 80% पैसा, 80%। जो लोगों के 10-10 लाख के ऑपरेशन होते हैं ना, तो उसमें वो तो खैर डॉक्टर साहब को पता है, उनको मैंने सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, कैसे कैसे हाथ जोड़ना पड़ता है। क्या बताएं, कानपुर का हाईलाइट है, आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी कमियां बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कमी आप नहीं दिखा सकते। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे अपनों को सताया जाएगा तो मुझे टाइम नहीं लगेगा कुर्ता बदलने में। निर्दलीय लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत समस्या है, मेरे क्षेत्र में इतनी समस्या है। सबको रोड नहीं चाहिए, हाँ, सबको रोड नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग हैं जो अपने पथरी का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ये सच्चाई है, पथरी लेके घूम रहे हैं पेट में। समझ लिए एक ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले, तो वो सड़ गया था, तो 10 साल पहले पैसे की वजह से बैठी थी उरई में, तो उनकी जो बेटी है वो रोने लगी, कहने लगी भैया भैया ये ऑपरेशन कैसे होगा। हमने कहा कि बाबू तुम परेशान ना हो, ऑपरेशन हो जाएगा, आप बिल्कुल ना रो। तो राखी का दिन था, तो हमने कहा राखी बांध दो, एक भाई का जो है हक पूरा करो, हम पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मैंने पैसे का इंतज़ाम किया, और ये सच्चाई है यार, मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारी सेविंग ख़त्म कर दी है मैंने, सारी सेविंग ख़त्म कर दी। मेरे ऊपर कम से कम 20 लाख रुपए का कर्जा है इस वक्त, 20 लाख रुपए का कर्जे में हूँ मैं इस वक्त, सिर्फ सेवा के काम से। बहुत से न्यूज़ चैनल वाले हैं, बुलाते हैं, मुझे भरोसा उठ गया न्यूज़ चैनल से, भरोसा ही नहीं है मुझे, सब कुछ स्क्रिप्टेड चलता है। जैद भाई वेलकम मॉर्निंग है सर। बिल्कुल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। जैद भाई, कानपुर सब लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, अंदर से कैसा है कानपुर? अंदर से देखने के लिए अंदर जाना पड़ता है। जैसा कि मैं लगभग 10 सालों से देख रहा हूँ इसको, इस लाइन में मुझे सेवा मार्ग में आए हुए 10 साल हो गया, लेकिन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो तरीके से मैं लोगों को देख रहा हूँ, जो मैं विकास देख रहा हूँ, उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। आज मेरी विजिट थी रेजेंसी हॉस्पिटल की, बैठने की जगह नहीं है वहाँ पर, लोग पैसों से परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। और अभी पॉडकास्ट तो स्टार्ट हुआ है, सारी चीज़ें बिल्कुल गहराई से आपको हम बताएंगे इसमें। जैद भाई, पॉलिटिक्स में कब आ रहे हैं आप? पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे कुर्ता पहन लेंगे, आ जाएंगे। क्योंकि इतनी आपके फेम आ गई है आपके पास कि सब लोग आपको जान रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं आपसे कि जितना सभासद को लोग नहीं पूछ रहे हैं, जितना पॉलिटिशियन को नहीं पूछ रहे हैं, उतना आपको पूछा जा रहा है। क्या काम किया सभासद ने, आप बताइए, क्या काम किया जनता के लिए? 10 काम बता दीजिए हमें। हर जगह लूट चल रही है, हर विभाग में लूट चल रही है, क्या काम किया? लेकिन जो जनता है वो भौकाल के पीछे जाती है। अगर कोई नेता 4 गाड़ियों से चल रहा है तो उसके पीछे भागती है, अगर कोई नेता हाईवे पे आ रहा है तो उसके पीछे गाड़ियों से भागती है, अपनी गाड़ियां लगाती है, अपना समय बर्बाद करती है। क्या मिलता है उसे? कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो मेरे हिसाब से। बाकी अगर उन्हें कुछ मिल रहा है तो वो जा सकते हैं, लग सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। अगर मेहनत करना है तो गरीबों पे मेहनत करना है। कोई भी सरकार क्यों अपनी सरकार बनाती है? गरीबों की सेवा के लिए ना, कि हमारे अस्पताल अच्छे हो जाएं, हमारे स्कूल अच्छे हो जाएं। फ्री राशन से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राशन को तो बंद कर देना चाहिए, शिक्षा और अस्पताल, ये 2 चीजें फ्री देनी चाहिए, बाकी राशन से कुछ भी नहीं निकलने वाला। जैद भाई, आज के टाइम पे आप उन लोग के लिए सोच रहे हो जिनके लिए कोई सोचना चाह नहीं रहा है, कोई स्टैंड नहीं लेता है, तो आप कैसे कर लेते हो ये सब? भाई मेरे अंदर एक जिद है, वो जिद है तो पूरी पूरी रात में पहले सोता नहीं था, सिर्फ ये सोचता था कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन जब मैं इस लाइन में आया, सेवा मार्ग में आया, तो सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। और जिनसे मुझे उम्मीदें थी कि ये लोग मेरा साथ देंगे, उन्होंने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन जिससे मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये साथ देंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया है।
और सभी के नाम भी बताएंगे आपको, अभी तो स्टार्टिंग है। और बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और तहे दिल हमेशा से हमेशा शुक्रिया आपका। आपका काम इतना और अच्छा है। कानपुर में आप ये जो काम कर रहे हैं ना, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, मेरी दुआ है आपके साथ। क्योंकि आपने एक ऐसे बंदे को बुलाया है जिसके दिल में बहुत दुख है, बहुत दर्द है। हर चीज़ को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे, हर चीज़ को लेकर बात करूँगा, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, हर जगह, कि किस तरीके से जनता के नाम पे, वोट के नाम पे, किस तरीके से आजकल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो वेलकम है उनका, उन्हें आना चाहिए, युवा पीढ़ी को आना चाहिए, जो दुख दर्द समझ सकें। आजकल कौन किसका दुख दर्द समझ सकता है। मैंने पूरी जिंदगी सेवा की, और मैं एक बार जेल भी चला गया, और बहुत प्राउड हुआ मुझे उस बात पे कि मैं जेल गया। बहुत 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 प्राउड हुआ मुझे। और ये बात शायद आज मैं खोल रहा हूँ, ये बात नहीं पता है किसी को कि मैं जेल क्यों गया। जैद भाई, बहुत से लोग आपको रात में सोने से पहले याद करते होंगे। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन इतना बड़ा दिल जिसमें हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, कैसे पॉसिबल हो गया? हो जाता है भाई, जब इंसान अपने बारे में जो नहीं सोचता है ना, तो फिर वो लोगों के लिए सोचता है, लोगों की भलाई के लिए सोचता है। तो मैं अक्सर जब मैं नमाज़ पढ़कर जब दुआ मांगता हूँ ऊपर वाले से, तो मैं ये बात कहता हूँ कि या अल्लाह, पहले सबको आप देना, फिर मुझे देना। तो ऊपर वाला तो बहुत रहमानो रहीम है, करीम है। सब लोग, आप भगवान की पूजा करते हैं, हम नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं, तो वही चीज़ है कि सब तो ऊपर वाले से मांग रहे हैं ना, तो बहुत सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। जो भी बातें होती हैं मैं ऊपर वाले से कर लेता हूँ, कुछ भी, कि ए मेरे मालिक करवा देना ये काम, ए मेरे मालिक करवा देना, हो जाता है, सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती आपको हैं। नहीं लगता जो काम आप कर रहे हो वो काम पॉलिटिशियन को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उनका तो मार्ग ही होता है, उनका तो रास्ता ही होता है सेवा करने की, उनका तो काम ही जनता से है। लेकिन क्या बताया जाए, बहुत सारी सीमाएं हैं, गाइडलाइंस हैं, कि मैं वो सारी बातें नहीं भी कर सकता हूँ यहाँ पर आपके पास, क्योंकि पॉलिटिक्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपको तो नॉलेज ही होगा इसका, कि कोई कहाँ बैठ के देख रहा हो, किसको क्या बुरा लग जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा काम बंद हो सेवा का, मैं मरते दम तक इस काम को करना चाहता हूँ। कभी किसी पॉलिटिशियन ने बोला नहीं कि मतलब मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है, मुझे भी थोड़ा बताइए कि आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, इस स्टेट, यूपी से रहते हैं, और अदर स्टेट से भी आते हैं लोग। मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं मेरे पास कि आप मेरे पोस्ट शेयर किया करिए, आपको मोटी सैलरी मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ मुझे सैलरी ना देके उन गरीबों पे वो पैसा खर्चा होना चाहिए, सेवा करनी है तो। जैद भाई, ज़्यादातर बाइक लवर का सपना होता है कि अपने लिए एक हायाबूसा बाइक लेना। आपने बाइक हटा क्यों दिया? आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है पॉसिबल, नहीं मतलब इम्पॉसिबल नहीं है जो मैंने पॉसिबल ना किया हो। हर वो काम मैं कर लेता हूँ। तो बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे थे कि स्पोर्ट्स बाइक नहीं है अपने क्षेत्र में, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है क्षेत्र में, तो मैंने कहा ले आता हूँ। और जब मैं स्पोर्ट्स बाइक लेकर आया, तो फिर मैंने लोगों की नफ़रतें देखी हैं। वो हटने में भी उसमें एक मसला है, फिर लोग नेगेटिव बातें करने लगते हैं। उन्हीं आपने देखा होगा कि धुआं जो है वो पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। हाँ, तो वही वाली एक कहावत है कि बस हटा दिया। लोगों को थोड़ा सा तकलीफ था, क्षेत्र के लोगों को। हायाबूसा का प्लान क्यों बना कि और कोई बाइक की कोई प्लान? नहीं नहीं, मैं गया था रेस डायनेमिक, अच्छा, रेस लखनऊ। डायनेमिक। हाँ, रेस डायनेमिक। तो उन्होंने जो है, मैं गया था बाइक लेने के लिए, BMW की बाइक। तो उन्होंने कहा नहीं जैद यार, ये बाइक तुम ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ले जाऊंगा। बहुत प्यार करते हैं वो, बहुत चाहते हैं मुझे, तो उन्होंने बाइक दे दी मुझे, कहा कि ले जाओ चलाओ। तो मैं लाया, मैं साल भर तक बाइक रखा अपने पास। लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों की जो हसद है, जलन है, और बैठने वाले कौन थे ये भी देखना चाहिए लोगों को, कि बैठने वाला कौन था उसमें। बैठने वाला गरीब, गरीब का बच्चा, सबको मैंने बाइक पे घुमाया। आज कौन ऐसा आदमी है जो अपनी बाइक पे गरीब बच्चों को बैठालना चाहता है? आप बताइए, कोई नहीं बैठा लेगा। हाथ रखवाना नहीं चाहेगा कि कोई बस बाइक बस पे कोई बस। हाथ नहीं रखते। मैंने तो उन बच्चों को गाड़ियों में बैठा बैठा के घुमाया है, सारे रील्स वायरल है। हाँ, एक रील आपकी इतनी वायरल गई थी, कानपुर के लैंडमार्क में आप कुछ बच्चों को लेके जाते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है। बच्चों को आपकी- नहीं, कूड़ा बिनने वालों को लेकर गया था लैंडमार्क। तो एंट्री क्यों नहीं मिली? वो लोग कह रहे थे कि गाइडलाइंस हैं, इस तरीके का ड्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि गाइडलाइंस में ये है कि अगर कोई भी अजनबी अगर उनका वॉशरूम यूज़ करना चाहे होटल का तो कर सकता है। तो मैं रैंडम लेकर गया था उनको खाना खिलाने के लिए।
मैंने कहा आज तुम लोगों को जो है ना बहुत प्राउड फील होगा। बच्चों से मिले कैसे आप? बच्चे कूड़ा बीन रहे थे, मेरी नज़र पड़ गई, हमने कहा नहीं लेके जाना चाहिए। अगर एक अमीर का बच्चा जा सकता है लैंडमार्क में तो गरीब का बच्चा भी जा सकता है। सारी चीज़ें बराबर हैं, ऊपर वाले ने तो बराबर करके भेजा ना दुनिया में। यहाँ तो हम लोग बट गए ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, इसमें तो हम लोग बटे ना। अभी हमारा हाथ काट दीजिए, आपका हाथ काट दीजिए, अभी देखिए खून लाल ही निकलेगा। तो ये तो बंटवारा हमारे लोगों ने कर दिया ना, यहाँ पर आके जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं लोग, उन्होंने बंटवारा कर दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि चाइना कितना आगे जा रहा है। बहुत गुना आ गया है। ये बताइए कि क्या चाइना में धर्म की राजनीति होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो बहुत आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और बहुत सी कंट्री, मैं अभी दुबई गया था रिसेंटली, अभी मैं 2 महीना पहले दुबई में था, वॉर होने से 4-5 दिन पहले मैं दुबई में था। मैंने वहाँ पर देखा ना, वहाँ पे कोई बैनर लगा है, ना किसी अध्यक्ष का, ना उपाध्यक्ष का, ना क्षेत्र नेता, ना छोटे नेता, ना बड़े नेता। मैंने ये सब बैनर देखा ही नहीं वहाँ पर। और इतना सुकून, मतलब लोग कह रहे हैं कि सबसे सेफेस्ट कंट्री है वो। ये बात सच है। अभी तो वॉर का मामला है, वॉर तो कहीं पे भी होगा तो वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मैंने खुद देखा कि किस तरीके से जो है दुबई सेफ है रियल में। आप अगर अपना 10 किलो गोल्ड भी रख कर चले जाएंगे तो कोई छूने वाला नहीं है। दुबई में कोई टच नहीं करेगा आपका। पैसा रख लीजिए, डॉलर रख दीजिए, मतलब तो डॉलर तो बहुत ऊपर चला गया ना, तो डॉलर आप रख दीजिए, 10 लाख डॉलर, कोई टच नहीं करने वाला है। इतना हाईटेक बनता जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे धर्म की राजनीति नहीं है। बिल्कुल सबको एक बराबर सम्मान मिलता है, सबके लिए कानून बराबर है। हमें लगता है कि नहीं बोलना चाहिए हमें लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ पैसों से पॉसिबल हो जाती है, जिसके पास जितना पैसा उतना पावर। मैं फिर से वापस आता हूँ कि मतलब जो आप लैंडमार्क गए तो अंदर कैसे एंट्री हो गई जब आपको एंट्री मिली नहीं रही थी? एंट्री नहीं मिल रही तो आप वीडियो में देखिए कि मैं तो लड़ गया था ना उनसे। मैंने तो लड़ाई कर ली थी ना, कि मैंने कहा मुझे तो एंट्री चाहिए, मुझे तो इन बच्चों को खाना खिलाना है। तो उन्होंने कहा कि इनके ड्रेस अच्छे होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर नवीन मार्केट लेकर गया, उनको सबको ड्रेस से तैयार किया। एक बच्ची भी थी तो, और उसका वो जो एक बच्चा था ना, तो वो बोलने लगा कि मेरे पापा नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा कि यार आज तो लैंडमार्क में ही खाना खाएंगे। मतलब उसने जिस दर्द से कहा कि मेरे पापा नहीं है, और मात्र वो 4 साल का बच्चा होगा, उसने कहा कि मेरे पापा नहीं है, मैं बिल्कुल भावुक हो गया। फ़ौरन मैं उनको लेकर गया, उनको रेडी किया, फिर दोबारा लेकर गया तो एंट्री करके खाना खिलाया। फिर उनकी मैंने रील्स भी डाली है, बहुत वायरल हुई वीडियो वो। कई कई मिलियन जाती हैं हमारी रील्स, तो वो भी बहुत 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 वायरल हुई थी रील्स। जैद भाई, कहाँ से आते हैं लोग जो रोडों पर रहते हैं, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं? भाई आप एक बात बताइए कि हमारी देश की सीमाएं हैं, हमारे देश पे जो एरिया है वो कवर है, कहाँ से आएंगे, किसकी मर्जी से आएंगे? सवाल तो उन पे उठेगा ना जो गवर्नमेंट में है, उन पे तो सवाल उठेगा ना कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मैं तो हूँ नहीं, ये सवाल तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से पूछना चाहिए ना कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गरीब हैं, वो गरीब हैं। और सच बताऊँ तो एक टाइम खाने का रहता है, दूसरे टाइम इंतज़ाम नहीं रहता है खाने का। और बहुत बहुत गरीबी है भाई, ये सच्चाई है कि गरीबी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे इतना अपने लोगों को देख लिया है, समझ में आ गया है कि हर कोई जैसा नहीं है। और मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, सच बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास जो है हर 10 मिनट पे फ़ोन आते हैं कि किसी का लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किसी का हिप्स ट्रांसप्लांट है, किसी का किडनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो बहुत दुख होता है। घर वाले भी कहते हैं कि क्यों कर रहे हो ये सब, किसके लिए कर रहे हो? भाई कभी आप भाई बन जाते हो, कभी आप किसी के बेटे बन जाते हो, कभी किसी के लिए फरिश्ते बन जाते हो। इतना सब कैसे मैनेज कर ले रहे हो आप? मैनेज इसलिए कर ले रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए मेरा काम नहीं है। मैं हर उस परेशान के पास जाता हूँ और सबसे पहले मैं जाति धर्म उनसे पूछता नहीं हूँ कि आप कहाँ से आए हो, किस धर्म के हो। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मैं कि जब तक मेरी ज़िंदगी आखिरी सांस मेरे अंदर है तब तक मैं सेवा करता रहूँ। तो लोगों की दुआएं आपको बहुत मिलती हैं, मुझे बहुत है, लगता बहुत, लाखों करोड़ों लोग की दुआएं हैं हमारे साथ, करोड़ों लोग की दुआएं। आप किसी के लिए कुछ करने से पहले सोचते नहीं हो, भले अच्छा हो बुरा हो, तो आप कैसे सोच लेते हो कि जिद है, लाइक जिद है, जिद? ये जिद बोलते हैं इसको। कि जैसे कि कोई, मैंने देखा कि दशरथ वो माझी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम पहाड़ को तोड़ देंगे, तो उन्होंने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया था। तो इसी तरीके का मैं भी जिद्दी इंसान हूँ।
बहुत जिद है मेरे अंदर। ताजमहल को बनाने में 25 साल लग गए थे बनाने में हाँ। ताजमहल को, तो वैसे ही दशरथ मांझी ने हम्म। 25 साल लगा दिए थे उस पहाड़ को बीच से काटने के लिए। हाँ बिल्कुल, जिद होना चाहिए हर इंसान, मैं तो कहता हूँ हर इंसान के लिए अंदर जिद होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि मैं बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूँ उन गरीबों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। और मैंने देखा है लोगों को रोते हुए। एक बच्ची, एक बार मैं एक पेशेंट को लेकर गया था अस्पताल में, तो बच्ची थी मुश्किल से 5 साल की, पेट फूला हुआ था। तो उसकी माँ से जो है मैंने कहा कि बच्ची को जो है कैसे, क्या है मामला, तो कह रही कि इंजेक्शन से पानी निकलता है पेट से, हर हफ्ते इसका जो है पानी पेट से निकाला जाता है और डॉक्टर साहब अभी नहीं है। और ये रामा देवी का अस्पताल की मैं आपसे बात बता रहा हूँ, काशीराम की मैं बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर नहीं थे और वो बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। मैं कसम खा के कह रहा हूँ बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी, उसका पेट फूला हुआ था और वो इतनी तकलीफ में थी बच्ची कि मैं तो पेशेंट लेकर गया था दूसरे का इलाज कराने, उसको देखकर मैं रोने लगा। बहुत दुख हुआ मुझे, मैं उसको देखकर इतना रोया। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं अस्पताल बनाकर रहूँगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं अस्पताल बनाकर ही रहूँगा। और वो अस्पताल बनेगा 1,000 करोड़ का अस्पताल बनेगा, लेकिन मैं बना के रहूँगा। मैं बहुत जिद में हूँ इस वक्त। मैं देख रहा हूँ कि क्या कंडीशन है, लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई घर का वो बेच रहा है, सब घर तक बिक जा रहा है आदमी का। और ये मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ तो मैं देख रहा हूँ। और बाकी तो लीपा पोती करने वाले तमाम लोग हैं। आप अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल देखिए कि क्या पोजीशन है वहाँ पर, कितने बुरे हाल है। आप हाईलाइट में तो क्या बताएं, कानपुर का हाईलाइट है, आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी कमियां बहुत ज़्यादा है। उनकी कमी आप नहीं दिखा सकते हो अपने चैनल पे। अभी जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम कर दिया, हर तरफ न्यूज़ फैल गई, क्या एक्शन हुआ उस पर, क्या बताएं। सारे रूल नियम जो है ना, हर जगह गरीब मर रहा। और 80% वोट देने वाला वोटर भी गरीब है। 80% जो वोट दे रहे हैं वो गरीब दे रहा है और उसी में वो भी पिस रहा है। आप चले जाइए कहीं भी किसी संस्थान में। जैसे आप दिल खोल के पैसे मतलब उड़ाते दिल से मुझे याद आ गया कि एक बच्ची के दिल में छेद है और वो बच्ची हाईलाइट में एडमिट थी, तो उसको पलवल हरियाणा भेजा जा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। तो मैंने करके जो है पैसा 15,000 रुपये उसको मैंने दिया, 14 या 15,000 रुपये मैंने उसको दिया बच्ची को। और एक लोग ने जिन्होंने मेरी वीडियो देखी वो भी पहुंच गए उनके घर पे, उनके घर पे जाके 10,000 रुपये के करीब उन्होंने दिया। लगभग 70-80 हज़ार का खर्चा है। कोशिश करूंगा कि मैं उनका हार्ट का सर्जरी करा हैं, कहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं थोड़े बहुत। हाँ कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो एक बेकरी वाली हैं, उनका बेकर्स का काम है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वो ज़ेबा एफलारी करके उनका नाम है, ज़ेबा एफलारी। और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब हर जगह पे जो है जो भी बारकोड आता है उनके नाम से पैसा आता है मेरे पास। और मैं दिखा दूंगा आपको कि कितना पैसा आया। जो कल मैंने वीडियो डाली है उस पर व्यूज़ आप देख लीजिए कि लगभग 80-85 हज़ार लोगों ने वीडियो देखी। और उसमें फंड कितना आया मैं शो करना चाहता हूँ आपसे अभी। जैसे कि आप दिल खोल के पैसे उड़ाते हो, इतनी सारी फंडिंग आपके पास आती कहाँ से है? भाई मसला ये है कि मेरा खुद का बिजनेस है भाई, अच्छा खासा बिजनेस है। और मेरा जो अभी तो हालात सारे बिजनेस के 19-20 चल रहे हैं, लेकिन जो मेरा बिजनेस था ना तो बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन था हमारा। 2020 से 2023 तक मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसी बीच मैंने 2020 में BMW कार खरीदी और 2021 में मैंने फॉर्चूनर कार खरीदी, जब मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं। और वो सब मैंने, अब ज़्यादा बोलूँगा तो मैं भावुक हो जाऊँगा। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री में और भी बड़े बड़े नाम हैं, क्या वो लोग बिल्कुल आपको है। सपोर्ट करते हैं, क्या आपके साथ आगे आने की कोशिश करते हैं? मैं तो अपने मुंह से नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तो आपके सवाल पे पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से कि अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो नाम ले ले कि किस फैक्ट्री वाले ने मुझे सपोर्ट किया है, खुल के आगे बताए मुझे। मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ये सच्चाई है। जो भी सपोर्ट किया है वो मिडिल क्लास फैमिली ने और नॉर्मल लोगों ने सपोर्ट किया है। और कैसे सपोर्ट किया है, 2 रुपए से, 10 रुपए से और 20 रुपए से सपोर्ट किया है। और मैं तो शो करना चाहता हूँ आपके चैनल पे, सबको दिखाइए आप, सबको पता चले कि क्या मतलब लोगों के मन में एक ख्याल है ना, वो दूर होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से 80% पैसा तो मैं अपने जेब से लगाता हूँ, 80% पैसा, 80%। जो लोगों के 10-10 लाख के ऑपरेशन होते हैं ना, तो उसमें वो तो खैर डॉक्टर साहब को पता है, उनको मैंने सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, कैसे कैसे हाथ जोड़ना पड़ता है जगह जगह जाके कि डॉक्टर साहब कर दो।
डॉक्टर साहब कर दो। केपीएम अस्पताल में इम्प्लांट का सामान नहीं था। एक बुजुर्ग थी और गीता नाम था उनका। गीता कहाँ की रहने वाली थी? उरई की रहने वाली थी। खुल के मैं बोलूंगा कि डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपए लगेगा, और मैं सुबह जाके उनकी बच्ची को मैंने 80,000 रुपए दे दिया। ठीक है, मैंने कहा डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ा कि डॉक्टर साहब प्लीज ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर साहब भी अच्छे पैसे वाले होते हैं, कर सकते हैं। उन्होंने फिर कहा, अगले दिन फोन किया कि 1 लाख के नीचे ऑपरेशन नहीं होगा। तो 20,000 रुपए के लिए मेरे आंखों से बहुत आंसू निकले हैं। और जब उनका ऑपरेशन हो गया, हिप ट्रांसप्लांट था, तो वो पैसा जो है वहां गया, तो ये खाएंगे तो उनको देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। इतना है कि गरीब आदमी कोई काम नहीं करा पाता। मैं बताना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग हैं जो अपने पथरी का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ये सच्चाई है, पथरी लेके घूम रहे हैं पेट में। तो ये सब चीजें जाहिर होनी चाहिए, मतलब लोगों को दिखाना चाहिए कि उनके पास कुछ है नहीं, घर है वो उतनी कीमत का नहीं है, घर बेच दें तो इलाज हो जाए। ये तो इतना महंगा इलाज है। आप हर चीज में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, और दिक्कतें हैं, लोग झेल रहे हैं। ये सच्चाई है। कोई मतलब अपनी प्रॉब्लम बता नहीं रहा है, सब लोग फेस कर रहे हैं। हाँ, बस कोई फरिश्ता आ रहा है, मदद कर दे रहा है, तो उनको अच्छा ये लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5% लोगों का भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। 5% का 2% लोगों का भी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से क्राउड है। हाँ, लोग रो रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगाए हुए हैं, कोई गहने बेच रहा है, कोई हाथ की चूड़ियाँ बेच रहा है। और ये कड़वी सच्चाई है जो हर आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा इसे आपको। कभी ये सवाल खड़े नहीं होते आपसे कि मतलब आप BMW से घूमते हैं, फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, फिर उसके बाद हायाबुसा से घूमते नहीं तो हैं? सवाल इस पे भी तो खड़ा होना चाहिए कि मेरे पास, मैंने 2020 में BMW ली थी। उस वक्त मेरे 0 फॉलोवर थे। जब मैंने BMW खरीदी थी, वो मेरे फादर ने दिलवाई थी। फादर का मेरा अच्छा बिजनेस है, बहुत सपोर्ट करते हैं फादर हमारे। तो उन्होंने जब मुझे कार दिलाई थी, तो लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो गाड़ी मेरे पास 2 साल नहीं थी। 22 से 24 मेरे पास गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ी मेरी गिरवी रखी हुई थी सेवा में। ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई कि आपको अपनी गाड़ी गिरवी रखनी पड़ गई? भाई पैसे की बहुत नीड होती है। भाई इस मार्ग में आने का मतलब है अपने आप को आग में झोंक देना, समझ रहे हैं ना? अगर मैं चुनाव लड़ जाऊं, अगर एक मैं पार्षद बन जाऊं अभी इस वक्त, तो ऐसा लगता है कि मैं नमक भी बांटूंगा तो कम पड़ जाएगा। ये सच्चाई है। लोग मेरा घर खोद देंगे कि आप इस पद पे हैं, कर क्यों नहीं रहे। इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये सच्चाई है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ, और उनकी करना चाहता हूँ जो मतलब रियल में गरीब हैं, मतलब जिनका दिखता है कि हाँ ये बिल्कुल असहाय है, मतलब ये बिल्कुल असहाय है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ अपने घर पे बैठा हुआ है, परेशान है। जिसका मैंने ऑपरेशन कराया वो 10 साल से अपने घर पे लेटी हुई थी। उनका हिप जो है वो, समझ लिए, एक ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले, तो वो सड़ गया था। तो 10 साल पहले पैसे की वजह से बैठी थी उरई में। तो उनकी जो बेटी है वो रोने लगी, कहने लगी भैया भैया ये ऑपरेशन कैसे होगा। हमने कहा कि बाबू तुम परेशान ना हो, ऑपरेशन हो जाएगा, आप बिल्कुल ना रो। तो राखी का दिन था, तो हमने कहा राखी बांध दो, एक भाई का जो है हक पूरा करो, हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। तो मैंने पैसे का इंतजाम किया। बहुत रोया हूँ मैं अस्पताल में। आज वो बढ़िया है, ठीक है, उनका हिप ट्रांसप्लांट हो गया। और उनको मैं सच बता रहा हूँ कि उनकी क्वालिटी 2 क्वालिटी की थी। एक बताया जा रहा था कि एक 75,000 का है, वो 2-4 साल चलता है, ख़राब हो जाता। मैंने कहा अच्छी क्वालिटी का लगाओ, अगर किसी को दे रहे हो कोई चीज़ तो अच्छी दो, जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। ये मेरे किताब में लिखा है, जिस किताब को मैं पढ़ता हूँ। तो वही चीज़ है कि मैं मत करिए, मतलब मैं इनके लिए कर रहा हूँ या हाँ, अपने लिए कर रहा हूँ, करूँगा बस तो बस अच्छा बस। करूँगा। मेरा भंडारा चलता है, 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया भंडारा चल रहा। उसमें भी मेरे ख्याल से डेली 150 आदमी खाना खा रहे हैं 10 रुपए में। ये कहाँ से प्लान आया कि आप मतलब लोगों को भंडारा करवाएंगे या? सिलेंडर देखिए कितना महंगा है, सिलेंडर देखिए कितना महंगा है। एक करीब 5 साल का बच्चा सिलेंडर लेके जा रहा है मेरे आंखों के सामने, हाँ, और उसको गैस नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने फ़ौरन कहा कि अब कल से खाना मेरे यहाँ खाना मैंने शुरू कर दिया। मेरे क्षेत्र में गरीबी क्षेत्र है, और रियल में आधे घंटे के अंदर 150 आदमी खाना खा ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 500 आदमी का खाना डेली तो करना राशन पड़ेगा। कहाँ से आ रहा है? आप राशन उधार आ रहा है अभी। वही उधार आ रहा है? हाँ, अभी उधार आ रहा है, करीब मेरे ख्याल से 19,000 कुछ का बिल अभी आ गया है हमारे पास। तो मैंने कहा दिया जाएगा, ऊपर वाला करवाने, मेरी क्या औकात है यार, वो तो ऊपर बैठा है ना, जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, इस दुनिया की सारी चीज़ें मैनेज करने वाला ऊपर बैठा है।
आदमी सोचता नहीं है, करता नहीं है, ये सोचता है कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर से कुछ और सोच के निकलते हैं, हो कुछ और जाता है, तो प्लानिंग ऊपर हो जाती है सारी। हम तो सिर्फ जरिया हैं। बस और कुछ नहीं, ज़ीरो है। मैं तो साफ कहता हूँ कि मेरी औकात ज़ीरो है, मेरी औकात ज़ीरो है। मैं एक आदमी को भी खाना नहीं खिला सकता हूँ, एक आदमी का भी इलाज नहीं करा सकता हूँ। मैं ये बात हर मंच पे खुल के कहता हूँ। और क्रेडिट लेने वाले ऐसे भी लोग हैं जो 10 रुपए खर्चा करके 10 लाख का क्रेडिट ले लेते हैं। मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्रेडिट, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरे अपनों को सताया जाएगा तो मुझे टाइम नहीं लगेगा कुर्ता बदलने में, तुरंत शर्ट उतार के तुरंत कुर्ता पहन लूंगा। ये जैद हिंदुस्तानी की ज़बान है। आपकी फैमिली क्या रिएक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आप उन लोगों की मदद करने में लगा देते हो, तो घर पे आप टाइम फैमिली बहुत परेशान है, ये मैं कसम खा कह रहा हूँ उस मालिक की जिसके कब्जे में मेरी जान है। मेरी फैमिली बहुत परेशान है मुझसे। वो कहती है ज़िद्दी है ये, जो ठान लेता है करके दिखाता है। तो वही एक है, अब क्या किया जाए। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद अपने लिए काम करे, अपने लिए ज़मीन बनाए, अपने लिए सब कुछ करे। लेकिन मैंने सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है और सेवा करता रहूँगा आखिरी मरते दम तक। बहुत से न्यूज़ चैनल वाले हैं, बुलाते हैं, मुझे भरोसा उठ गया न्यूज़ चैनल से, भरोसा ही नहीं है मुझे। सब कुछ स्क्रिप्टेड चलता है, सारी चीज़ें। आज जो मैं बोल ले रहा हूँ आपके पास, मैं आज़ाद हूँ। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा होता तो ये बात मैं कभी बोल ही ना पाता। अगर मैं किसी भी पार्टी में होता तो ये बात नहीं, मैं आज़ाद हूँ। अगर लड़ूंगा इलेक्शन तो आज़ाद लड़ूंगा, किसी पार्टी से मैं नहीं लड़ूंगा। ये सच्चाई है, जो बोलता हूँ हक और सच बोलता हूँ। और सच थोड़ा कड़वा होता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा आपके चैनल पे, कुछ लोग गलत कमेंट भी कर देंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गालियाँ दो, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें उड़ाओ, उससे मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे हिम्मत मिलती है। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। सुपरमैन मूवी में एक सीन है, एक जगह जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वहाँ पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो लोग अपने घर के ऊपर आ जाते हैं। तो वहाँ पे लोग सुपरमैन को देखते हैं कि उनकी हेल्प करने आएगा, और मैं दूसरी तरफ आपको देखता हूँ, और नाव में जब भी पानी भरता है तो वहाँ पर आप होते हो। बिल्कुल जाते हैं, जितना हो सकता है करते हैं। पहली बाढ़ जब आई थी हमारे तरफ, तो उस वक्त दैनिक भास्कर वालों ने छापा था हमारे बारे में, अच्छा दिखाया था। तो मैंने वहाँ पे बहुत पैसा खर्चा किया, क्रेडिट मैंने 10 रुपए के बराबर भी नहीं लिया। करीब डेली मैं करीब 15 से 20 दिन तक मैंने डेली, जब तक बाढ़ था, नाव पे खाना लाद के, राशन लाद के, सारे दूध और ब्रेड लाद के हमेशा जाता था मैं। तो वहाँ पे करता था, सबको खिलाता पिलाता था। बहुत से लोगों ने नेगेटिव बातें की कि ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अरे यार, मैं उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ जिस वक्त मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। मेरे कई करोड़ के ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सच्चाई है। मैं लेदर का काम करता था, चमड़े का, मेरा बहुत बहुत अच्छा काम था। तो ये सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और अब मेरा जो ज़रिया है वो हमारी एक फ्लैट है, बिल्डिंग है, उससे मेरा सब कुछ चलता है। जो अपनी जीवन शैली जिसको बोलते हैं, वो एक फ्लैट है, उससे मेरा अच्छा रेंट आता है, उससे मेरा काम चलता है। मेरा काम इस वक्त बंद हो चुका है। जैसे आपने लोगों की मदद करना स्टार्ट किया, वैसे क्या और भी लोग आ रहे हैं इस समय लोगों की मदद करने के लिए? मेरे नॉलेज में इस वक्त अपने जाजमू के 50 लोग हैं, 50 बच्चे हैं जो इस काम को कर रहे हैं, पुल के नीचे खाना खिला रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि मेरी हिम्मत से ये काम शुरू हुआ और ये काम सभी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। जैसे लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं, तो आप किससे इंस्पायर हुए थे कि लोग की आप मदद करेंगे सबसे अपने ज़्यादा? अपने फादर से। ऑफ कैमरा पे पूरा फोकस रहता है उनका, और बहुत सारे बड़े काम किया उन्होंने। और गरीब बच्चियों की शादी का काम करते हैं कराने का, जैसे कि जिसके यहाँ इंतज़ाम नहीं होता है। और मैं आज खुल के इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरी क्षेत्र में इतनी लड़कियाँ बच्चियाँ हैं जिनकी शादी सिर्फ दहेज की वजह से रुक गई है। कि कोई भी चीज़ भले एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन दहेज कहीं ना कहीं आ जाता आज है, भी है। आज भी आ जाता है। आपने एक सुना होगा, रील बहुत वायरल हुई थी, मुख्तार अंसारी की रील, आपने सुना होगा ज़रूर। कि एक शादी बारात इसलिए सिर्फ रुक गई थी कि बाइक मांग रहे थे लड़के वाले। तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि रात में बाइक आएगी। और वो मुख्तार अंसारी एक मुसलमान और एक सनातन परिवार, हिंदू परिवार के लिए लड़की के बाइक, उन्होंने रात में बाइक मंगवा दी थी। तो ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादियां सिर्फ इसलिए रुकी दहेज। लेकिन हमारे नेता का फोकस क्या होता है, रोड बनाएंगे और पानी इस टाइम पे पहुंचाएंगे, और क्या क्या नारे लगाते हैं वो लोग। बिजली आ जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता है। रोड तो सब टाइम पे बनता है, चुनाव आने के टाइम पे रोड रोड बनने लगता है, वो तो सब करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किस बच्ची की शादी में विधायक जी ने मदद की है?
किस बच्ची के शादी में 50,000 की मदद एक पार्षद जी ने की है? मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज इस बात को कमेंट में जवाब दो, बताओ किसने मदद की है। 80% लोग मेरे पास आते हैं और मैं देखता हूं कि हाँ ये जेन्युइन है, रियल है, तो मैं खुद खाना बनवाता हूं ऑफ कैमरा। मेरा 80% ऑफ कैमरा काम चलता है, जो ऑन कैमरा मैं नहीं लाना चाहता हूं। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अब उनकी वीडियो में सब लगा दूं, अगर मैं लगा दूं, अनाथ बच्चे हैं तो उनके दिल पे ये होगी कि कहाँ से क्या हो गया। तो काफ़ी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत खुश हैं, मिलता हूं मैं अक्सर उनसे। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जो बेबस होते हैं, जो लाचार होते हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूँ। फ्लाईओवर पे पैसे उड़ाना काफ़ी भारी नहीं पड़ गया, जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा? हाँ, बहुत भारी पड़ा। भारी क्या पड़ा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे ये बात बोली थी कि मीडिया के लोग, मुझे भरोसा उठ गया मीडिया के लोग, जिस तरीके से चैनल पे वो लोग चला रहे थे कि गायब हो गए हैं, ये पुलिस ढूंढ रही है। मैं थाने के बाहर खड़ा था और ये न्यूज़ आ रही थी कि गायब हो गए। मैं दैनिक भास्कर वाले को थाने के बाहर इंटरव्यू दे रहा था, मंदिर के पास। तो वही चीज़ है कि मीडिया के लोग जो है ना, वो टीआरपी पाने के लिए, जिन्हें टीआरपी रियल में मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन रीज़न क्या था कि पैसे उड़ाने हुए फ्लाईओवर पे खड़े होके? मेरे यूट्यूब की पेमेंट आई थी और मैंने उन बच्चों से वादा किया था जो बहुत बेबस थे, पुल के नीचे रहते थे। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जो भी पेमेंट आएगा 40-50% मैं तुम पे लुटा दूंगा। उस वक्त मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, तो मुझे कंफर्म था कि मेरे पास पैसा ठीक ठाक आएगा। तो मैंने फ़ोन किया कि भैया पैसा तो आ गया है, अब निकालना है इसको। हमने कहा ठीक है, नया गड्डी नए नोट निकाल लो। तो बैंक वाले कह रहे हैं नई गड्डियाँ तो है नहीं। हमने कहा नई गड्डी तो बाज़ार में मिल रही है यार। वो वीडियो अगर आपने देखी होगी, वो बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। वो तो मैंने कहा कि भाई नहीं, पैसे तो नई गड्डी चाहिए मुझे। तो फिर मैं गया, तो मैं नई गड्डी लिया और फ्लाईओवर से मैंने उड़ाया। लेकिन मैंने जहाँ से उड़ाया था ना, बहुत बहुत अच्छा खासा स्पेस था, रोड पे एक पैसा भी नहीं गया था। और इसी बात से तो मुझे गुस्सा आती है कि अगर एक मंत्री का बच्चा थार से और फॉर्चुनर से गाड़ी किसानों पे चढ़ा देता है, तो उसको बहुत आसानी दी जाती है, उसको सारे जो है मामले, उसको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। हाँ, उसके ऊपर कोई बात नहीं होता थी। मैंने बस छोटा सा काम किया कि मैंने कहा कि लोग जाके पब में, क्लब में बच्चियों पे, लड़कियों पे पैसा लुटा रहे हैं, और जाके जो है शादियों में पैसा लुटा रहे हैं अपने बच्चों की। मैं तो गरीबों पे पैसा लुटाऊंगा। तो एक मेरी सोच थी, या जोश कह लीजिए, या जिद कह लीजिए। तो जब मैं जेल जाने का हुआ, तो शुरू में तो सर ने कहा कि बाबू आना, साइन कर देना। लेकिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी, आज तक, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, मतलब कोई सा ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं थे, 50 न्यूज़ चैनल, लोकमत, सबने छाप दिया। सब कवर कर रहे थे आपको? मतलब सब कवर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सर अब जो है, मैं सुबह फ़ोन आया मेरे पास, अजय प्रकाश मिश्रा, ईमानदार एसो, ईमानदार जिसको कहते हैं ना, वो बंदे का, रियल में वो ईमानदार आदमी है कि जिसने कमीशन नहीं लिया, पैसा नहीं लिया कभी, सिर्फ सेवा की है। अजय प्रकाश मिश्रा का मैं नाम इसलिए यहाँ पे आपके ले रहा हूँ। वो बंदे ने कहा जैद तुम चले जाओ। मैं तो कहीं भागा ही नहीं था ना, वो तो मीडिया चैनल वाले दिखा रहे थे कि निकल गए हैं, पुलिस ढूंढ रही है। अरे मैं अपने ऑफिस में था, मैं तो बयान दे रहा था अपने चैनल पे, थाने के बाहर खड़ा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा जैद तुम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैं चला गया। मैंने अपना मेडिकल करा लिया, सब कुछ करा लिया। मोबाइल था, मोबाइल उन्होंने, सिपाही ने मोबाइल रख लिया था हमारा। तो हमने कहा अगर मेरी माँ का फ़ोन आए तो दे देना मुझे, क्योंकि उनसे मुझे बात करनी है। तो फ़ोन आया, कह रही कहाँ पे हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने दोस्त से बता दिया था कि घर पे बोल देना कि हम लोग आज बाहर जा रहे हैं। तो कहने लगी, हमने कहा नहीं मैं मसूरी जा रहा हूँ घूमने के लिए। हेलो, मैं मसूरी जा रहा हूँ घूमने के लिए। स्टाइल में बोला कि कहीं उनको जो है शक, समझ गई थी कि कुछ मसला है ऐसा। लेकिन फिर भाई था मेरा, तो 3 दिन के लिए भेजा था मुझे, शनिचर का दिन था, 3 दिन के लिए भेजा था मुझे। तो लेकिन फिर जब मैं अंदर गया, जेल में गया, तो वहाँ भी मैंने बड़ी सेवाएं की। अंदर भी सेवाएं हाँ करी? हाँ, बिल्कुल सेवाएं की अंदर। जिसको जो भी दिक्कतें थी, तो वो सब सेवाएं की मैंने वहाँ पे, कि अंदर भी लोग बहुत परेशान हैं। ये सच्चाई है, बहुत परेशान है लोग। और वहाँ पे जो पैसे जाते हैं ना एंट्री पे, तो अंदर से अगर 1,000 रुपये जाएगा, तो अंदर आपको मेरे ख्याल से 600 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। वो रास्ते में बढ़ जाते हैं। हर जगह है भाई, हर जगह टैक्स हर कट रहा है। जगह। देखिए एक बात बताएं भाई, मैं ये बयान इसलिए दे रहा हूँ कि नीडर हूँ मैं। अगर मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन झूठ मक्कारी मेरे अंदर नहीं है। मैं सच बोलूँ, अगर मेरा भाई गलत है तो गलत है, गलत बोलूंगा मैं उससे, गलत है। ये तो मेरे अंदर एक आदत है। तो ये सच्चाई है भाई कि हर जगह इसको हम रोक नहीं सकते हैं।
और हर जगह सबको पैसा चाहिए इस दुनिया में, सबको पैसा चाहिए। ज़िंदगी बचाने का काम कैसे कर लेते हैं? आपकी आंखों ने ऐसा क्या क्या देखा इसमें आपको देख के आज भी आंसू आते हैं? बहुत दुख होता है भाई, जब मैं देखता हूँ किसी को, किसी भी व्रत को देखता हूँ कि अब इसका आखिरी टाइम चल रहा है, इसका कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिक आंख से आंसू आते हैं भाई। भाई सबका सपना होता है कि घर लेना है, बाइक लेना है, कार लेना है। आपका सपना क्या है? अस्पताल बनाना, सबसे पहले अस्पताल बनाना। आज मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से लाइनें लग रही हैं, जिस तरीके से बैठने की जगह नहीं अस्पतालों में, लोग वाकई में यार परेशान हैं। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबको, समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग परेशान हैं, अस्पताल बनना इसके लिए चाहिए। तो फंडिंग बहुत चाहिए होगी आपको। बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। हार नहीं मानूंगा, भले मैं जेल चला जाऊंगा। आपने वो मूवी देखी है शिवाजी द बॉस, वो अस्पताल ही तो बनाना चाहता है, लेकिन माफिया लग जाते हैं उनके पीछे, उनको परेशान करते हैं। हाँ, तो कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं, बाद में फिर सब कुछ ठीक करते हैं, करंट तक उनको लग जाता है, फिर वहाँ से बच के आते हैं। तो वही वाला मामला है कि हमारी नीयत साफ है, इसलिए ऊपर वाला साथ देगा, पूरी नीयत साफ है। कभी लोग जब आप ये जिक्र लोगों से करते हैं कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, तो लोग क्या चर्चाएं होती हैं, क्या बातें होती हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं? कोई कोई सपोर्ट नहीं है भाई। अगर किसी ने सपोर्ट किया होगा तो वो दिखेगा ना भाई। मैं मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मेरा बैंक के जांच करा लो जहाँ मेरा पैसा आ रहा है। बैंक वाला खुद रोने लगेगा, आंसू निकलेंगे उसके, उसके आंसू निकलेंगे कि यार पैसा तो तुम्हारे पास 1 लाख आया है, तुमने ये 10 लाख कहाँ से ले आए। ये सच्चाई है यार, मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारी सेविंग ख़त्म कर दी है मैंने, सारी सेविंग ख़त्म कर दी और है। अभी भी आप हार नहीं मान रहे हो? हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। कर्जा लेंगे, लोन लिया है, लोन भी चल रहा है, काफ़ी बड़ा लोन है, और उसका जिक्र तो तब होगा जब मेरे ऊपर कोई जांच होगी, तो लोन दिखाएंगे ना कि हाँ लोन है। एक बच्ची को बचाने के लिए आपने 10 लाख लगा दिए? हाँ लगे थे, अपोलो हॉस्पिटल में लगे थे। सुमित मल्होत्रा जी गवाह हैं, डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन खुद गवाह हैं कि 10 लाख रुपए लगे थे उसमें, शुरू से एंड तक 10 लाख रुपए तो लगे एक थे। मिडिल क्लास के लिए 10 लाख एक मतलब उसके लिए एक ऐसा अमाउंट है क्योंकि इसको कमाने में साल लग मैं जाता है। आज कसम खा के कह रहा हूँ इस बात को कि वो जब बच्ची आई है, उसने कहा चाचा मेरे पास पैसा नहीं, इलाज करा दो, तो मैं बहुत रोया उस वक्त। और अब मैं मजबूत हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस वक्त मैं बहुत स्ट्रांग हूँ कि इस बात को कह रहा हूँ, और पूरे कानपुर में ये बात वायरल होना चाहिए, ये बात पूरे कानपुर में वायरल होना चाहिए कि उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए मैंने कई वीडियो बनाई, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लोगों की से भीख तक मांगी मैंने उस बच्ची के लिए। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या तुम्हारी हिम्मत है यार, मान गए जैद, तुम्हें मान गए। तो डॉक्टर साहब के केबिन में थे, तो अविनाश है, तो लास्ट में मुझे 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। मैंने सीधा बोला कि डॉक्टर साहब देखिए मैं गोल्ड लोन लेने जा रहा हूँ। उनको गोल्ड लोन से मैंने वो वीडियो भेज दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत लो, मैं कर दूंगा, बिल्कुल मत लो, मैं कर दूंगा, और बाद में देखेंगे क्या होता है। तो जब वो बच्ची का ऑपरेशन हो गया ना, तो डॉक्टर साहब ने केबिन बुलाया, कहा कि क्या हिम्मत है तुम्हारी जैद। पहले तो ये हो रहा था, डॉक्टर साहब समझ रहे थे कि ऐसे है, कोई नॉर्मल है या अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने, जब फर्स्ट विजिट थी मेरी अपोलो में, मेरी फर्स्ट विजिट थी, तो उसकी पूरी फैमिली को वापस कर दिया। कहा कि देखो तुम्हें ये लोग बाद में बदनाम करेंगे जैद, क्योंकि ये हो चुका है। तो जब फाइल उन्होंने ली थी, तो उन्होंने कहा था कि इसको ले जाओ सिविल में इलाज कराओ इसका, बच्ची का, इसमें बहुत पैसा लगेगा, प्लास्टिक सर्जरी होगी। 2.5 लाख की तो स्किन आई ना उस बच्ची की, 2.5 लाख रुपए की स्किन आई थी बाहर से, 2.5 लाख रुपए की स्किन आई थी। वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा था कि अगर बिलिंग कराओगे तो इसमें जीएसटी देनी पड़ेगी, ये आप 2.5 लाख की अलग से पेमेंट करिए तो हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल में बच्ची 7 दिन एक बार एडमिट रही, फिर 1 महीने के बाद 7 दिन फिर एडमिट रही। वो बच्ची के घर से आने का पूरा खर्चा, जाने का पूरा खर्चा, सारी चीज़ें मैंने दी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं ऑफ कैमरा, जो मैं बोल रहा हूँ 80% ऑफ कैमरा है, तो ये चीज़ 80% ऑफ कैमरा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। कि हेल्प के लिए कोई नहीं आता, ऐसे आपको अकेले कोई लड़ना पड़ता है, वन मैन आर्मी बन के। बिल्कुल। आज वो बच्ची कैसी है? आज वो बच्ची अच्छी है, पहले उसकी गर्दन पूरी चिपक गई थी, अब उसकी गर्दन सीधी है, और प्लास्टिक सर्जरी हुई है। कान दोनों जल गए थे उसके बच्ची के, तो कान जो है वो अभी इस वक्त डॉक्टर साहब ने कान का इसलिए नहीं किया क्योंकि जब जैसे से लोग बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं तो कान बढ़ता है, पार्ट्स बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन होगा जब ये 18 साल या 20 साल की हो जाएगी, तब ये ऑपरेशन होगा।
लाल डिग्गी कॉलोनी में ऐसा क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को अपना एक्शन वापस लेना पड़ गया? बिल्कुल था, पेपर में निकला था कि लाल डिग्गी कॉलोनी जो है गिरा दी जाएगी, डेट टाइम निकल गया था। तो वहां पे कोई भी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं पहुंचा। तो एक बुजुर्ग थी वहां पे, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था इतना लंबा, वो भी वीडियो पोस्ट है मेरे में। तो मैंने उनसे सवाल किया कि वोट किसको दी हो? तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट दिए। तो हमने कहा तो फिर नहीं गिरेगा ये बस्ती। और ये वीडियो वायरल हो गई, तो वहां पे सभी नेता लोग पहुंचे, काफी पॉलिटिक्स बाजी हुई वहां पे। फिर वो एक स्कूल वाली हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो उनके प्रेशर से वो लाल डिग्गी कॉलोनी गिराई जा रही थी। तो लोग वहाँ के लोग आज भी आपको याद करते हैं? बिल्कुल याद करते हैं, प्यार करते हैं। मैं कसम खा के कह रहा हूं, निर्दलीय लड़ूंगा, जीत जाऊंगा। निर्दलीय लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत समस्या है। मेरे क्षेत्र में इतनी समस्या है, सबको रोड नहीं चाहिए। सबको रोड नहीं चाहिए। घर में अगर किसी को कैंसर है ना, तो कैंसर के लिए दवा चाहिए। साले कहते हैं पैसा पास हो जाएगा, 4 लाख 5 लाख पास हो जाएगा, दौड़ाते रहते हैं ऑफिस में। ऐसा विधायक चाहिए हम लोगों को। कसम खा के कह रहा हूं, एक अस्पताल खोलना है मुझे, जहां पे लोगों की फ्री इलाज करा सकूं मैं। आज दवाई कितनी महंगी है, बच्चों के किताबें कितनी महंगी हो गई है। आपके काम को रोका गया अब तक कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल रोका गया। बहुत से लोग लगे मेरे पास, लेकिन वो जिद है ना मेरे एक अंदर कि मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, जेल चला जाऊंगा पीछे नहीं हटूंगा, एक जिद है। आज मैं खुल के इस बात को कहना चाहता हूं कि लोग अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने अपनी परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन जैद हिंदुस्तानी अगर सेवा कर रहा है तो दूसरों के लिए कर रहा है। मेरे ऊपर कम से कम 20 लाख रुपए का कर्जा है इस वक्त। 20 लाख रुपए का कर्जे में हूं मैं इस वक्त, सिर्फ सेवा के काम से। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं कि मैं लेटते साथ मुझे नींद आ जाती है। लेटते साथ मुझे नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि इतना थका रहता हूं कि यहां से फोन, वहां से फोन, वहां से फोन, यहां से फोन, बहुत फोन आते हैं मेरे पास और बहुत दिल रोता है मेरा। मैं नहीं कर पाता हूँ इतना, ये सच्चाई है। मैं सभी से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे फ़ोन करते हो तो मैं बहुत टाइम लगा देता हूँ या मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाता हूँ। और कितने बच्चों को तो मैंने ढूंढ दिया है अपने सोशल मीडिया से, खोए हुए बच्चों को। एक बच्चा केडीए का था, उसके लिए पूरे क्षेत्र में अखबार चल रहा था, वो सारी मतलब जो है मीडिया एजेंसी लगा दी गई थी उसे ढूंढने में, और वो बच्चा बोल नहीं पाता था। लखीमपुर खीरी, वो वीडियो 22 मिलियन व्यूज गई। लखीमपुर खीरी से मेरे पास फ़ोन आया और उस बच्चे पे 50,000 का इनाम था। मैं उम्रे पे जा रहा था उस दिन, तो उनकी माँ ने कहा कि सुबह बुला के कि बाबू तो मेरा मिल गया है, आप पैसा ले लो अपना 50,000 इनाम। तो मैंने कहा नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा। मैं पैसे के लिए अपना ईमान बेच ही नहीं सकता हूँ। ये मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ईमान नहीं बेचूंगा। ये मैं शुरू से जब मैं आया ना तो बहुत सारी, पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं रो धो के, आंसू बहा के लोगों की हेल्प कर रहा हूँ यार। मैं रो देता हूँ इसलिए क्योंकि लोग भावुक होते हैं, लोग उसमें कुछ फंड डालते हैं, उससे दूसरों का काम होता है। 80% पैसा मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं अपनी पास से लगाता हूँ। और अपने कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग हैं, मतलब 1% भी नहीं है वो दोस्त में, जो लोग कहते हैं जैद यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और यहाँ के भी नहीं है वो लोग। पर कानपुर धोख में इतने तो लोग पैसे वाले हैं कि अगर वो एक भी खड़ा हो जाए तो इससे समस्याएं खत्म हो सकती हैं। डरते हैं वो लोग, ईडी से, सीबीआई से डरते हैं वो लोग। और हकीकत है कि कानपुर में पैसे की कमी नहीं है। कानपुर में पैसे की कमी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो अगर एक आदमी चाहे, एक इंडस्ट्रीज वाला चाहे, तो वो सारी सेवाएं दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि क्या तुम हमसे भी आगे निकलना चाहते हो, क्या तुम हमसे भी ज्यादा सेवाएं देना चाहते हो, क्या तुम अपना नाम बनाना चाहते हो, तो लोग दाबेंगे उसको। ये समस्याएं हैं। समस्याएं हैं। तो बिल्कुल जैद बिल्कुल भाई, लड़ाई। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके। मुझे आपकी विचारधारा अच्छी लगी कि जिस अकॉर्डिंग आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत सी लोगों तक जाए और जैसे आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे और भी लोग स्टैंड लें और लोगों का सपोर्ट करें जिन लोगों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। सही बात है। मैं तो देखता हूँ कि पॉलिटिक्स में लोग ब्याज का काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने पैसे को ब्याज पे बांट रहे हैं। ये हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, ब्याज का काम कर रहे हैं और पैसे पे पैसा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन अगर वो गरीब, मैं कसम खा कह रहा हूँ
कि खान सर के पास भी बहुत पैसा है, उन्होंने जो काम किया है ना, दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं खान सर को। हॉस्पिटल बना देना, हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया उन्होंने, वाह। 11-12 रुपए में या 30 रुपए में एक्सरे हो जा रहा है, सिटी स्कैन, सिटी एक्सरे, स्कैन सब हो रहा है, बहुत महंगी महंगी जो 5,000 से कम नहीं होती है, और डिस्काउंट कराइए तो 4500 में। मैं काफ़ी लोगों का सिटी स्कैन करा चुका हूँ। वो जो गोल सी मशीन होती है, उसके अंदर वो पूरा पैक करके, वो मशीन काफ़ी 24 आवर्स चलती है। बिल्कुल चलती है वो। उसका कुछ ऐसा है, मतलब कॉस्टली है, लेकिन उस पर उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री। मैंने फिर ये बात मैं वापस आ रहा हूँ इस पे कि राशन मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, स्कूल की पूरी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और अस्पताल फ्री होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इस पे मेन फोकस करना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अपने लिए खुद ही कर सक्षम हो बिल्कुल जाएगा करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। मैं तो देख रहा हूँ कि 99% लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपना घर मकान बना सकें, बड़ा भौकाल कर सकें, 10 गाड़ियाँ खरीद सकें। मैं सिर्फ सेवा के मार्ग से आना चाहता हूँ, सिर्फ सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई भौकाल नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए। मेरे घर पे तो 6 महीना सुरक्षा थी, 6 महीना गनर थे हमारे घर पे सुरक्षा के लिए। जब हमने उस वक्त गनर नहीं लिए, क्योंकि हमारे घर पे एक बार फिरौती आ चुकी है कि 50 लाख दो नहीं तो जान से मार देंगे। सारे दैनिक जागरण ने कवर किया, अमर उजाला कवर करता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो भाई साहब हैं वो एक बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस उनका, एजाज अंसारी नाम है उनका, और बिजनेस अच्छा है। और केमिकल्स का हमारा 1990 से केमिकल्स का जाजमऊ में काम है हम लोगों का, बहुत अच्छा केमिकल का काम है। तो वो देख कर जो है कि ये नया युवा है, ये आगे बढ़ रहा है, पैसा कमा रहा है, सेवा कर रहा है, तो बहुत से लोगों को हजम नहीं हुआ, तो धमकी आई। फिर पूरी टीम, कप्तान साहब ने 2 गनर हमारे यहाँ दिया, 6 महीना गनर रहा हमारे यहाँ, और पूरी सुरक्षा दी गई हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस इसमें बहुत एक्टिव है, पुलिस इन कामों में इतनी एक्टिव है कि अगर कोई भी आशंका होती है तो फौरन सुरक्षा मिल जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर नगर पुलिस का कि हम लोग को सुरक्षा दी गई थी उस वक्त, और 2 गनर प्रॉपर हम लोग के साथ रहते थे। और वो जो गन होती है एसएस, क्या बोला जाता है, AK-47, AK-47 से नीचे होती है वो, ओके। लंबी सी होती है, मुझे नाम नहीं पता। हाँ, AK-47 भी बोल सकते हैं उसको, SSR या SLR ऐसे करके कोई नाम होता है उसका। तो बस लोगों का ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई ईमानदारी से पैसा कमाओ। जो धन बहुत जल्दी आता है ना, वो बहुत जल्दी चला भी जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर जो मेहनत का होगा, अब मेरी इनकम पे अब तो आप आए नहीं। जो मेन इनकम हमारी सोशल मीडिया की इनकम है हमारी, आपको जो सोशल मीडिया की इनकम मैं बता दे रहा हूँ कि जो मेरी फेसबुक की इनकम जनरेट होती है वो 70 से 75 हज़ार महीने की फेसबुक की इनकम है, ठीक है। जो मैं 50 से 60 हज़ार रुपये सेवा में खर्चा हो जाता है। कोई आके अगर मेरे सामने ऐसे हाथ फैला रहा है ना, तो अगर हम उसको कुछ दे नहीं रहे हैं ना, तो हमको मर जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मिलता है। जिसको देखता हूँ नीडी है, जिसको देखता हूँ वो बहाना बना के आया है, या वो उस लायक है लेकिन करना नहीं चाहता है, तो उसको मैं साफ मना कर देता हूँ, बिल्कुल मना कर देता हूँ कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई तुम्हारे लिए। लेकिन जिसको देखता हूँ ना, तो फ़ौरन उसकी मैं हेल्प करता हूँ, अच्छे से हेल्प करता हूँ। और मेरी यूट्यूब जो है अभी मैंने बंद कर रखा है, मेरे पास प्ले बटन है पूरा, वो अमेरिका से आया हुआ। हाँ, अमेरिका से आया हुआ। करीब मेरे 4.5 लाख फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा चैनल था, लेकिन बंद कर दिया। क्योंकि देखिए, मैं सोशल मीडिया से नहीं पैसा कमाना चाहता हूँ, बात समझ रहे हैं ना। उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। जब मैं सोशल मीडिया यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने लगूंगा तो मेरे अंदर लालच आ जाएगी। उसमें पैसा तो आएगा, पैसे के साथ फिर लालच आएगी, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। सिर्फ सेवा पे मेरा फोकस रहता है। आप लोगों को टाइम कम दोगे, अपने आप को टाइम ज़्यादा बस दोगे। बस 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 मेन चीज़ आपने बोल दिया। फिर मैं लोगों को कम टाइम दूंगा, अपने आप को ज़्यादा टाइम दूंगा। तो भाई हमारे सारी व्यूअर्स चीज़ें। को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचा दो। अगर आप कानपुर से हो, तो ज़रूर फॉलो कर लेना भाई को, क्योंकि उगते हुए सूरज को तो हर आदमी सलाम करता है, लेकिन अभी कानपुर में हमारे भाई का चैनल है। जब आप लोग इन्हें सपोर्ट करोगे, इनको फॉलो करोगे, तो मेरे ख्याल से ये ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाएंगे और अपने कानपुर का नाम रोशन होगा। तो ये सोच कर आप इनको फॉलो कर लेना कि इनका
पॉडकास्ट चैनल कानपुर, मेरे ख्याल से दिल्ली नोएडा में तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, कानपुर में जब ये पॉडकास्ट होने लगेगा तो जो लोगों के दुख तकलीफ हैं वो लोगों के सामने आने लगेंगी, इसलिए ये सोच के इनको फॉलो कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मतलब इतना सोच रहे हैं हमारे लिए।